Hello and welcome to our discussion on the budget presented today by Madam Nirmala Sitharaman. It was a record in a sense that it was her consecutive ninth budget. नाइन्थ बजट उन्होंने प्रेजेंट करा है. इस बजट की क्या खास बातें रही, हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स को आप बेहतर तरीके से याद रख सकें इसलिए क्या एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं, इन सब पर हम तफसील से बात करेंगे एक मुद्दा लेकर. तो लेट अस बिगिन विदाउट टेकिंग एनी ऑफ योर फर्दर प्रेशियस टाइम our discussion on budget 2026. This budget, as you know, for the year 2026 मतलब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए ये बजट लागू करा गया है. 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक मतलब अभी इस बजट को क्रियान्वित होने में थोड़ा वक्त है. क्या प्रक्रियाओं से गुजरेगा बजट, क्या होता है वोट ऑन अकाउंट एक्सेट्रा, ये सारी बातें आप पॉलिटी में बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे. आज के हमारे डिस्कशन का मुद्दा वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं है बजट का. आज के हमारे डिस्कशन का मुद्दा इकोनॉमिक एस्पेक्ट है बजट का. कि क्या बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस करा गया, क्या योजनाएं, क्या विजन है सरकार का आने वाले वक्त के लिए, विकसित भारत के लिए, उन सब बातों पर हम एक एक करके बात करेंगे. So beginning our economic discussion, not the political discussion on budget 2026. तो सरकार ने जो इस बजट में हमें विजन दिया है कि 3 विजन पे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार काम करेगी. आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार किन 3 विजनों पर काम करेगी? What are the 3 visions? पहला विजन जो है उन्होंने उसको बड़ी भारी हिंदी शब्दावली में प्रस्तुत करा है कि 3 विजन ना बोलते हुए सरकार ने बेसिकली कहा है 3 कर्तव्यों पे काम करेंगे. आप यहां देख पा रहे होंगे पहला कर्तव्य है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है. अगर आप अपने एनसीईआरटीज पढ़ी है आपकी तो आप भारत के 5 ईयर प्लान्स का भी पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ है. क्या समझते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ से? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी का बढ़ना, मतलब देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन का बढ़ना. इससे क्या हो जाएगा, जितना वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ज्यादा नौकरियां, आमदनी, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य आएगा. इसको हम अंग्रेजी में एक मेटाफोर के तौर पर भी समझते हैं कि हमें अपना केक पहले बड़ा करना है. जितना बड़ा केक होगा उतना ज्यादा लोगों में बांट पाएंगे. तो जीडीपी की ग्रोथ उस केक की तरह है, जितना बड़ा कर पाएंगे उतना ज्यादा लोगों को बांट पाएंगे. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, द फर्स्ट सो कॉल्ड कर्तव्य, इस बजट में जो विजन को नाम दिया गया है वो कर्तव्य है. पहला कर्तव्य जो बजट ने कहा है आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार का रहेगा वो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना रहेगा. कैसे बढ़ाएंगे, इन सब पे मैं बहुत एक एक करके डिस्कशन करूंगा. पहले ब्रॉड विजन देख लेते हैं, क्या 3 कर्तव्य हैं. दूसरा कर्तव्य सरकार कह रही है एस्पिरेशन. लोगों की बहुत उम्मीदें हैं. क्यों भाई उम्मीदें क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत यंग देश हैं. भारत एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से गुजर रहा है. डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है. इतनी यंग पॉपुलेशन के बहुत भविष्य के प्रति सपने होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं. दूसरी बात सरकार कह रही है कि इस वित्तीय वर्ष में जनता की इस एस्पिरेशन को ध्यान में रखकर वित्तीय कामकाज, फाइनेंशियल मैटर्स आगे ले जाए जाएंगे. और तीसरा चीज, ऐसा ना हो कि इस ग्रोथ की दौड़ में सिर्फ चुनिंदा लोग, चुनिंदा सेक्टर्स, चुनिंदा रीजन्स, कुछ ही जगह, कुछ ही जिले या कुछ ही राज्य आगे बढ़ पाए. तीसरा पिलर बहुत महत्वपूर्ण है, सबका साथ सबका विकास. कि जो हमारा समाज में धीमे चलने वाला वर्ग है, जो पीछे छूटता नजर आता है, जैसे कृषि, दिव्यांग, हमारे छोटे उद्योग, छोटे व्यापारी, इन्हें भी साथ लेकर आगे इस वित्तीय वर्ष में हमें चलना है. तो ये 3 कर्तव्य हैं, याद रखिएगा. फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकेंड इज एस्पिरेशन एंड थर्ड इज इक्विटेबल एक्सेस. भाई समानता, सबका साथ सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ पाए.
So this can be a good introduction for your civil services answer. Anything related to budget 2026. कर्तव्य 1, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना है, और निश्चित तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार ने जो सेक्टर को चिन्हित करा है वो है मैन्युफैक्चरिंग। कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हम 7 पिलर्स के माध्यम से बढ़ाएंगे इस वित्तीय वर्ष में, और 7 पिलर्स में जो चहेता पिलर नजर आ रहा है इस बजट में सरकार का वो है मैन्युफैक्चरिंग। सवाल ये उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग इतनी चहेती क्यों है सरकार की? आप 2014 से सुन रहे होंगे मेक इन इंडिया इज सो इन न्यूज, सो मच इन न्यूज। वाई? की बात ऐसी है कि कृषि में हमने लगभग हमारी 46% वर्कफोर्स को एंगेज कर रखा है जहां उसकी जरूरत नहीं है। तो फिर कहां डालें इन्हें निकाल कर? क्या सेवाओं में डाल दें? पर वो उतनी क्षमता नहीं रखते कि सेवाओं में बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक जैसे जॉब ऑक्यूपाई कर पाए। तो बचा क्या बीच का रास्ता? मैन्युफैक्चरिंग, कारखाने। कारखानों में जरूर काम कर सकते हैं खेत से निकलकर ये सॉफ्टवेयर तो नहीं बना पाएंगे, इसीलिए खेत से लोगों को निकालकर मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय करना बेहद जरूरी है। और ऐसा नहीं कि खेती पर फोकस नहीं करना है, खेत सुने हो जाए, नहीं, खेत में जरूरत से ज्यादा लोग फिलहाल कार्यरत हैं और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जाकर काम करने की फिलहाल क्षमता रखते हैं, इसलिए इतना फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पर। ये तो हुआ बैकग्राउंड। क्या 7 पिलर्स हैं इस कर्तव्य के, पहले कर्तव्य के, जहां ग्रोथ को, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी जिस कर्तव्य के तहत? पहला पिलर बायोफार्मा। बायोफार्मा आप समझते हैं, दवाइयां जैसे इंसुलिन एक्सेट्रा। और वित्त मंत्री ने जब ये प्रस्तुत करा तब उन्होंने खास बैकग्राउंड भी दिया कि हम इस बार बायोफार्मा शक्ति करके एक मिशन लॉन्च करेंगे। उन्होंने इसका पर्सपेक्टिव दिया कि भारत में बहुत तेजी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब ऐसी बीमारियां जो छूने से नहीं फैलती, ठीक से नहीं फैलती। ये क्या है? जैसे कैंसर और डायबिटीज, इनके रोकथाम की बहुत आवश्यकता है। या तो ये प्रिवेंट हो या तो ये मैनेज हो, और इसके लिए बायोफार्मा जैसे इंसुलिन की दवाई या वजन कम करने की मुंजारो, वीगोवी, सीमाग्लूटाइड पेप्टाइड्स, ये भविष्य की दवाइयां हैं। ऐसा ना हो इन दवाइयों को भी हम इंपोर्ट करते रहें, इसलिए भारत चाह रहा है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग, इन पर रिसर्च भारत में हो। और जो प्रोग्राम है वो बायोफार्मा शक्ति, 10,000 करोड़ अगले 5 वर्षों में सरकार बायोफार्मा के डेवलपमेंट के लिए अलोकेट करेगी, प्राइमरीली विद द एम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। दूसरा मुद्दा जो हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, हम सब समझते हैं, वो है हमारे सेमीकंडक्टर्स। मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, आप मोबाइल में मुझे देख पा रहे हैं, मोबाइल की प्रोसेसिंग हो रही है, आप कार चला रहे हैं, नेविगेशन हो रहा है, अडैस चल रहा है कार में, सबके पीछे एक प्रोसेसर लगा हुआ है, हम जिसे बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग पूरी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट की निर्भरता अच्छी नहीं है देश के लिए, इसलिए सरकार कह रही है कि हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में आगे बढ़ाएंगे और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करा जाएगा। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हर चीज में आप ऐसे 180 डिग्री, 360 डिग्री भी मुंह घुमाने की जरूरत नहीं है। 180 डिग्री ही अगर आप मुंह घुमाएंगे, आपको 50 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं कोई इंपोर्टेड कंपोनेंट का इस्तेमाल हुआ है। जब हम आईफोन को देखते हैं पीछे मेड इन इंडिया, तो पूरा तो भारत में नहीं बना है, में भी कोई कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारा इंपोर्ट का खर्चा है, ये कम हो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हमारा तीसरा फोकस रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अगर करना है तो चौथा फोकस मैटर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और क्या होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट? ये 17 एलिमेंट्स है आपकी पीरियोडिक टेबल में, इट्रियम, स्कैंडियम और 15 लैंथेनाइड्स का ग्रुप, इनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ये रेयर होते हैं? इनका नाम जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये रेयर नहीं होते हैं, ये फैले हुए हैं भारत की कोस्ट लाइन पर। बस समस्या ये है कि ये कंसंट्रेटेड नहीं है।
इन्हें कंसंट्रेटेड तरीके से एक्सट्रैक्ट करना, इकोनॉमिकल तरीके से एक्सट्रैक्ट करना बड़ी टेढ़ी खीर है, और वो हम नहीं कर पाए अभी तक। इसलिए हम चाइना पर, हम क्या, दुनिया चाइना पर निर्भर है, वो कर पाया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट। भारत सरकार अब कह रही है कि हम हमारे क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और इनके विकास के लिए एक पूरा कॉरिडोर बनाएंगे जो कि मोनाजाइट सैंड से भरा पड़ा है। मोनाजाइट सैंड वो रेत है जिसके अंदर हमें हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भरकर मिलते हैं। आई जस्ट ड्रॉ अ रफ मैप, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स किन इलाकों में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। आप केरल की कोस्टलाइन, ये केरल की कोस्टलाइन है, इसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट से आप चलेंगे कोरोमंडल की तरफ, तमिलनाडु और आंध्र की कृष्णा नदी तक की कोस्टलाइन कोरोमंडल, ऊपर जाएंगे तो नदन सिरकार्स की कोस्टलाइन, और ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा की कोस्टलाइन। ये पूरा इलाका जो मैंने येलो कलर से मार्क करा है, इस पर एक प्रकार की, सॉरी ब्लू कलर से मार्क करा है, इस पर एक प्रकार की हमें रेत मिलती है। रेत का नाम है मोनाजाइट सैंड, और ये मोनाजाइट सैंड, और एक और नाम बोल देता हूं, इल्मेनाइट सैंड, ये दोनों रेत में आपको भर के मिलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसलिए सरकार कह रही है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। देखिए केरल से आ जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यही वो स्ट्रेच है जहां पे मोनाजाइट सैंड है और जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट है। इनकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे आपको, क्योंकि भर के लगेगा एंटीमनी, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। पांचवा पिलर हमारे कर्तव्य वन का, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, वो है केमिकल्स। सरकार कह रही है कि भाई केमिकल पार्क्स भारत में करीब करीब 3 से 4 केमिकल पार्क्स प्लग एंड प्ले मॉडल पे लॉन्च करे जाएंगे। अभी प्लग एंड प्ले मॉडल भाई होता क्या है, आप जैसे यूएसबी लगाते हैं, बस आपको प्लग करने की जरूरत है, वो अपने आप प्ले हो जाती है, आप फिर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कहते हैं प्लग एंड प्ले। टीवी लेकर आते हैं, आप स्विच के अंदर, मतलब स्विच प्लग कर देंगे और चालू कर देंगे, चालू हो जाएगी, प्लग एंड प्ले। उद्योगों के लिए बहुत समस्या है कि जब कोई उद्योग कहीं स्टैब्लिश होता है तो उसे 50 क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। लोकल बॉडी, नगर निगम से अलग, गांव का इलाका है तो पंचायत से अलग, राज्य सरकार से अलग, राज्य सरकार के कई डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी वाले अलग, एनवायरमेंट वाले अलग, केंद्र सरकार से अलग क्लियरेंसेस, टैक्सेशन को लेकर, कस्टम्स को लेकर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स को लेकर। वो परेशान हो जाता है, वो बोलता है मुझे नहीं लगाना उद्योग, लेकिन हमें तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। फिर क्या करेंगे, सरकार कह रही है भाई उद्योगपतियों, मैं एक लैंड पार्सल लूंगा तुम्हारे उद्योग के लिए, मैं सब क्लियरेंस लेकर रखूंगा, सभी सरकारों से नीचे से ऊपर तक, सभी डिपार्टमेंट से, तुम आओ उस भूमि पर और अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो। दैट इज लाइक प्लग एंड प्ले, बस उद्योग लगाओ और प्रोडक्शन शुरू करो। प्लग एंड प्ले मॉडल पर केमिकल प्लांट्स, केमिकल उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। छठा पिलर लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स में क्या है, सरकार इस बजट में लॉजिस्टिक के खास मुद्दे को बोला गया है, वो है कि कंटेनर्स। आपने देखा होगा ट्रेन में बड़े बड़े बॉक्सेस रखकर जाते हैं या फिर ट्रक के पीछे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। आपको जानकर अचरज होगा कि भारत कंटेनर्स भी इंपोर्ट करता है। ये खराब स्थिति है कि बेहतरी के लिए और चीज़ें ज़्यादा ना बिगड़े, इसलिए भारत सरकार कह रही है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जो कंटेनर इमेज में आपको दिख रहा है इंपोर्ट के भरोसे रहे, जबकि ये तो हमारे लिए इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर फैक्टर हो सकता है, यही कई सारी नौकरियां उत्पन्न कर सकता है, हमारे स्टील सेक्टर के लिए नई डिमांड जनरेट कर सकता है, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई नौकरियां दे सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट पिलर है टेक्सटाइल। बड़े टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, नॉट एन इशू। दूसरी बात, एक योजना का उन्होंने बजट में ही मैडम ने नाम लिया है, तो आप आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी। एक ब्लिंकिंग पेन इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको मैं हाईलाइट भी कर पाऊं।
महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। इसके लिए जो हैंडीक्राफ्ट हैं और खादी है, भारत में बेचना प्रायोरिटी नहीं है इस योजना की, डोंट बी मिसलेड। हैंडीक्राफ्ट और खादी ये इंटरनेशनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, याद रखिएगा। और लास्ट, स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स के जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, उनमें इनोवेशन के लिए, उनमें इनोवेटिव डिजाइन्स के लिए गवर्नमेंट खास इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। तो ये 7 स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर्स हैं जिस पे सरकार काम करेगी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। आई होप यहाँ पर आपको यहाँ तक बातें समझ आ रही होंगी, आप नोट कर रहे होंगे कि कर्तव्य 1 के तहत क्या क्या पिलर्स हैं। इसी के तहत एक और बात करेंगे हम। कर्तव्य के तहत ही सरकार ने कहा है कि भाई इन 7 पे तो ये आने वाला हमारा भविष्य है, लेकिन जो पीछे इंडस्ट्रीज लगी हैं उनको थोड़ी ना छोड़ देंगे, उन्हें हम कहेंगे लेगेसी इंडस्ट्रीज अंग्रेजी में। लेगेसी इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान देना है। और एक खास मुद्दा उभर रहा है, जिन लोगों ने भारत में उद्योग लगाए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उन्होंने इस उद्देश्य से लगाए थे कि ये जो SEZ होता है ये दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव देता था इन उद्योगों को कि भाई तुम यहां उद्योग लगाओ, जैसे पीथमपुर SEZ, भाई तुम यहां उद्योग लगाओ, प्रोडक्शन करो और दुनिया को बेचो। इस प्रक्रिया में हम तुम पर बहुत सारे टैक्स माफ करेंगे, दुनिया को बस तुम बेचो और भारत को डॉलर कमा के दो। ये उद्देश्य था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। बहुत सारे लेगेसी उद्योग, पुराने उद्योग वहां काम कर रहे हैं, लेकिन महाशय ट्रंप के आने के बाद दुनिया बदली है और हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए। क्या अभी नहीं हुए तो आगे होंगे, क्योंकि इतने बड़े टैरिफ के साथ, 50 से 25% टैरिफ के साथ एक्सपोर्ट जारी रखना लंबे वक्त तक मुश्किल का काम है। तो फिर इन्होंने जो उद्योग लगाए इनकी कैपेसिटी खाली रहेगी और इनको उद्योग में टैक्स में रियायत तभी दी जाएगी, ऐसा नियम था जब ये दुनिया को एक्सपोर्ट करें। लेकिन दुनिया तो बदल गई है, 50% टैरिफ पे एक्सपोर्ट करने की क्षमता नहीं रखेंगे। फिर क्या करा जाए? इस बजट में मैडम ने कहा है कि हम ऐसे रास्ते खोजेंगे कि जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उद्योग हैं वो देश के अंदर ही प्रोडक्ट्स को बेच पाएं और हम उन्हें कुछ मात्रा में टैक्स में रियायत दे सकें। ये कुछ वक्त के लिए ही होगा, जब तक कि इंटरनेशनल ट्रेड के जियोपॉलिटिक्स के मसले हल नहीं हो जाते। लेकिन जब तक कि मसले हल नहीं हो जाते, हम हमारे SEZ में मौजूद उद्योगों को परेशानी में नहीं रख सकते। इसलिए उन्हें हम देश के अंदर भी अगर वो सामान बेचते हैं तो रियायत देंगे। वही यहाँ पे कहा है SEZ रिफॉर्म्स में। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का मतलब होता है देश के अंदर। आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। MSMEs, एक और स्टेटमेंट था मैडम का इसी बजट में कि चैंपियन MSMEs बनाए जाएंगे। चैंपियन MSME मतलब आज जो छोटे हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, भविष्य में ये बड़े हो सके ऐसे कदम उठाए जाएंगे। क्या कदम उठाए जाएंगे? 3 कदम उन्होंने हाईलाइट करे हैं जो हमें जानने चाहिए। हमारा किसी भी प्रकार का मेंस का आंसर जिसमें MSME के लिए क्या कदम लिए गए, एक प्रोबेबल सवाल होता है। आप ये 3 कदम जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि जितना कंटेम्पररी डेटा डालेंगे इकोनॉमी में, looks more good. Examiner thinks यार the person is very well updated with ongoing things and economy is all about updations. We don't live in 17th century of economics. ठीक। पहला चीज, MSME के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड, स्मॉल एंड SME का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड बनाया जाएगा, जो कि उन MSMEs के इक्विटी के बदले पैसा देने का प्रयास करेगा, चुनिंदा MSMEs को। इक्विटी मतलब शेयर होल्डिंग, मतलब ये 10,000 करोड़ का फंड कुछ पैसा देगा MSME को या SME को और उसके बदले उसकी कुछ शेयर होल्डिंग खरीद लेगा। SME इस पैसे से अपना विस्तार कर पाएगी। जो उसे पैसे की कमी आ रही थी वो अपना शेयर बेचकर कुछ कमी पूरी कर सकती है। तो इक्विटी सपोर्ट की बात है। दूसरी बात लिक्विडिटी सपोर्ट की बात है।
ये प्लेटफॉर्म को तो आप ना रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है एमएसएमईज के लिए। ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या करता है, ये समझते हैं इसको। भारत सरकार आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। मान लो एक एमएसएमई है, उसने किसी बड़े उद्योग ए को अपना सामान बेचा। अब उद्योग ए और एमएसएमई के बीच, दो व्यापारियों के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है। दो व्यापारियों के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है आमतौर पर वो हाथों हाथ सेटल नहीं होता, वो क्रेडिट पे होता है। उधारी पे दो व्यापारी भारत में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो एमएसएमई ने तो सामान बेच दिया एक बड़े उद्योग ए को। उद्योग ए ने लिख के एक चिट्ठी दे दी, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इसको, कि भाई एमएसएमई तुझे मैं 6 महीने बाद तेरे 40 करोड़ रुपए दूंगा। अब एमएसएमई तो छोटा उद्योग है, वो 6 महीने रुकेगा तो उसको लिक्विडिटी की समस्या आती है। पता है वो क्या कर सकता है, वो ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर जाकर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बेच सकता है किसी बैंक को। मान लीजिए क्या बोलेगा ये एमएसएमई, इस बैंक को बोलेगा कि भाई बैंक, ये 40 करोड़ 6 महीने बाद आएंगे, लेकिन तू आज मुझे 38 करोड़ दे दे, मेरा काम शुरू हो जाएगा। मैं मेरे 2 करोड़ की जो कमी पड़ रही है वो इस पैसे को घुमा घुमा के बढ़ा लूंगा। तो एमएसएमई को लिक्विडिटी की कमी नहीं पड़ेगी। तो 6 महीने बाद पेमेंट आता वो आज ही आ जाएगा, हाँ कुछ प्रतिशत कट कर, लेकिन एमएसएमई कहता है कि भाई मुझे लिक्विडिटी की ज्यादा समस्या है, भले ही थोड़ा पैसा कम आए। इसी प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसे याद रखिएगा, ये डिलेड पेमेंट्स की समस्या को हल करने में मदद करता है। और तीसरा पिलर चैंपियन एमएसएमईज बनाने में कॉरपोरेट मित्र बनाए जाएंगे। ऐसे प्रोफेशनल्स बनाए जाएंगे जो सर्टिफाइड होंगे, मे बी आईसीएआई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है उसके द्वारा। ये ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे कॉरपोरेट मित्र जो एमएसएमई को गाइडेंस दे पाएंगे कि कैसे नियमों का पालन करना। आप एमएसएमई को कोई बड़ा कारखाना ना समझें, एमएसएमई इतना छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है जैसे किसी झुग्गी में कोई जूते बना रहा है, वो भी एक एमएसएमई है। अब वो कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा, कैसे नगर निगम के कानूनों का या नियमों का पालन करेगा, मुश्किल है। कौन मदद करेगा, कॉरपोरेट मित्र। ऐसा ये बजट एनविसेज कर रहा है कि बनाए जाएंगे कॉरपोरेट मित्र जो नियमों का पालन करने में एमएसएमई की मदद करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर कर्तव्य वन ही चल रहा है, ये सब हमारी ग्रोथ में मदद करेंगे। कैसे ग्रोथ में मदद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भारत सरकार का कहना है कि भाई 20 नए नेशनल वाटरवे बनाए जाएंगे, और सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने उड़ीसा को दी है। पता है क्यों, क्योंकि उड़ीसा में है क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। उत्कल कोस्ट अभी हमने देखा, महानदी ब्राह्मणी, यहां पर एक नदी है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी का माउथ, ये जो ब्राह्मणी का माउथ है इस पर पोर्ट है धामरा, और यहां पर वाटरवे के सहारे आप जा सकते हैं हल्दिया। इस तरफ कई सारे मिनरल रिच इलाके हैं जैसे तालचेर अनुगुल जिले में, इन सब को कनेक्ट करा जाएगा नदियों के माध्यम से। ये ब्राह्मणी नदी, नीचे से आ रही महानदी, तो नेशनल वाटरवे 5 को विकसित करा जाएगा। और ऐसे ही 20 और नेशनल वाटरवे का मतलब नदियों पे ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया जाएगा। आगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इसका क्या मतलब, आप एक रेल की पटरी देखी होगी आपने, और रेल की पटरी पर आपने देखा होगा कि मालगाड़ी भी चलती है और पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। ऑफ कोर्स अलग अलग टाइम पर चलती है, आम तौर पर ठीक, अलग अलग वक्त पर मालगाड़ी भी चलती है और पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, लेकिन प्रेफरेंस किसे दिया जाता है, हमेशा प्रेफरेंस पैसेंजर ट्रेन को दिया जाता है और मालगाड़ी पीछे रह जाती है। इस कारण से इनएफिशिएंसीज इन बिजनेस आता है, बिजनेस प्रभावित होता है। सरकार ऐसी पटरी बिछा रही है जिस पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, तो टर्न अराउंड टाइम, आने जाने का वक्त काफी कम हो जाएगा। तो फ्रेट कॉरिडोर्स बहुत एडवांस स्टेज में है। दिल्ली से मुंबई और कलकत्ता के पास एक जगह है धानकुनी, धानकुनी से पंजाब का अमृतसर। तीसरा भी डेडिकेटेड केंद्र सरकार ने अनाउंस करा है इस बजट में, कलकत्ता, धानकुनी कलकत्ता के पास है,
से सूरत, धानकुनी टू सूरत, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। दिस वुड हेल्प स्पीड अप द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पैसेंजर्स के लिए बनाए जाएंगे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हाई स्पीड ट्रेन जैसे वंदे भारत इस पर मूव करेंगी। दीज आर द 7 कॉरिडोर्स, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे यहां बोलने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। लास्ट एस्पेक्ट कर्तव्य वन का, क्या था कर्तव्य वन, याद है? जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, जीडीपी ग्रोथ के बढ़ावे के लिए काम करना। ये सब काम हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही नहीं आ जाती जीडीपी। तो हमने क्या क्या देखा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, एमएसएमई को बढ़ाएंगे, वो 7 सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, क्रिटिकल मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफार्मा शक्ति, सब पे फोकस करेंगे। तो पहली थीम चल रही है, इसके बाद बहुत ज्यादा थीम नहीं है, घबराइए मत। पहली थीम सबसे बड़ी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले वही डिस्कशन करा जाए। लास्ट एस्पेक्ट कर्तव्य वन का, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने का, एनर्जी सिक्योरिटी। मतलब बहुत हिम्मत चाहिए भारत जैसे देश में ये बोलने के लिए कि जो हमारे ग्रोथ इंजन होगा भविष्य का, वो हमारे शहर होंगे। और इस बजट ने वो करा है वाकई। आप हर बजट में देखेंगे बार बार जो एक फोकस आता है वो रूरल फोकस, वो तो है ही है, लेकिन इस बजट ने खुल के बोला है कि हमारे भविष्य के ग्रोथ इंजन शहर होंगे। इसलिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाएंगे। ऐसा आप सोचिए, मैं इंदौर में हूं तो मैं इंदौर के आसपास का उदाहरण देना चाहूंगा कि इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, इन सबको कंबाइन करके एक सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाया जाएगा। तो ऐसे इन्हें हम ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं अर्बन एग्लोमरेशंस, कि लगातार एक पट्टी शहर 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 की ही चलती रहेगी, जिसमें उद्योग होंगे, जिसमें सर्विस सेक्टर होंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क होंगे, मेट्रो ट्रेन्स होंगी, मॉल्स होंगे, एक्सेट्रा, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देगा। मैडम कह रही हैं कि हर सिटी इकोनॉमिक रीजन, जितने भी वो चुनेंगे, हर एक सिटी इकोनॉमिक रीजन को 5,000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों में अलोकेट करेंगे। ये हमारे अर्बन ग्रोथ को बढ़ाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन, इस बजट में मैडम ने बहुत सारे एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। लिथियम आयन बैटरी होती है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, उस सेल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करी है, इस छलावे में मत रहिएगा। उस लिथियम आयन बैटरी के अंदर जो सेल्स हैं, उन्हें बनाने के लिए जो इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल और मशीनरी चाहिए, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। ठीक, ये फाइन सा पॉइंट है। ऐसे ही न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। ऐसे ही एक केमिकल का नाम है सोडियम एंटीमोनेट, इसमें एंटीमनी होता है, NaSbO, ऐसा इसका केमिकल फॉर्मूला है। सोडियम का Na, एंटीमनी का Sb और O, इसको कहते हैं सोडियम एंटीमोनेट। ये ना फ्लेम रिटार्डेंट का काम करता है। फ्लेम रिटार्डेंट मतलब आग वाग को बुझाने का, उसकी लॉ को कम करने का। ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो सोलर ग्लासेस की मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है सोडियम एंटीमोनेट। सोडियम एंटीमोनेट, लिथियम आयन सेल्स के इक्विपमेंट, न्यूक्लियर प्लांट के इक्विपमेंट्स, इन सब पे इंपोर्ट ड्यूटी, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी खत्म। ठीक, लास्ट इस पिलर का, एविएशन के लिए जो पार्ट्स चाहिए यहां बनाने के लिए या फिर जो उसकी मरम्मत के लिए, हर प्लेन की सर्विसिंग होती है, वो बहुत बड़ा धंधा है, उसे हम कहते हैं MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। जैसे हमारी गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, आप ये जानते ही होंगे तथ्य कि अधिकतर शोरूम्स गाड़ी बेचकर उतना नहीं कमाते कार के, जितना वो सर्विसिंग से कमाते हैं। तो ऐसे ही मेंटेनेंस और सर्विसिंग एयरप्लेन्स की भी होती है। उस बिजनेस को कहते हैं मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। MRO के लिए जो पार्ट्स चाहिएंगे वो आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए इंपोर्ट कर सकते हैं। का फायदा ये होगा कि भारत एक प्रमुख MRO केंद्र बनने लगेगा। कि अच्छा, भारत में प्लेन ठीक करा लो भाई, अच्छा प्लेन का टायर पंचर हो गया है, भारत में ठीक करा लो, क्योंकि भारत में वो टायर विदेश से बुलवाने पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 लगेगी। जब भारत में प्लेन के सर्विस सेंटर बढ़ेंगे तो नौकरियां बढ़ेगी, खुशहाली आएगी, दूध दही की नदियां बहेंगी। राइट। सेकेंड पिलर, एस्पिरेशंस।
क्योंकि हम इतने यंग देश है ना, बहुत एस्पिरेशंस हैं, भविष्य के प्रति सपने हैं। अब अगर बूढ़े देश होते तो फिर कोई बड़े सपने नहीं होते भविष्य के प्रति। 65% जनसंख्या 35 वर्ष की उम्र से कम है, तो सपना है उसका, मैं ट्रैकिंग करूं, मैं अच्छा मोबाइल खरीदूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करूं, मैं कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूं, मैं बड़ी कार खरीदूं। ये सब सपने हैं जो वाजिब हैं इस उम्र के लिए। इन एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने कुछ पिलर्स बनाए हैं, जो भारत सरकार का कहना है इनका कर्तव्य 2 होगा आने वाले वित्त वर्ष के लिए। कर्तव्य 1 जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना, कर्तव्य 2 लोगों के सपनों को पंख देना। पहला फोकस रहेगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में प्राइमरीली इट इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबका सपना भविष्य में एआई है, एआई से रिलेटेड कुछ काम करना है, भारत सरकार बोल रही है। हम भी इसके लिए कुछ सोचेंगे और बढ़िया काम करेंगे जिससे एआई बढ़े। एक अच्छी टर्म है, आप याद रखिएगा, ऑरेंज इकोनॉमी। दूसरा, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑडियो विजुअल कंटेंट क्रिएटर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज बनाते हैं। इनके लिए भारत सरकार एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रही है मुंबई में, ताकि ये जो मॉडर्न तरीके हैं कंटेंट बनाने के, इस पर एकेडमिक स्टडीज और बेटर रिसर्च करी जाए। ये जो गेमिंग हुआ, एनिमेशन, विजुअल, ऑडियो इफेक्ट्स हुए, कॉमिक्स हुए, इन सब सेक्टर को मिला के हम कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी, ये वर्ड आ सकता है फिर प्रीलिम्स में या मेंस में, आप कहीं ये नाम डाल सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी पे खासा जोर रहेगा भारत सरकार का। और इन्हें कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे 46% रोजगार से जुड़ा हुआ सेक्टर है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को एआई से जोड़ेंगे, एग्री विस्तार, भारत विस्तार करके टूल बनाएंगे जिससे कस्टमाइज सॉल्यूशन दिए जा सकें। अभी क्या है, अभी मक्के के खेत में मक्के के लिए कैसी खेती करूं, तो वो कॉल सेंटर पे बता देगा ये वाला खाद डाल दो, ये पानी डाल दो, बंद। भाई मेरा खेत थोड़ा अलग है, वो ढलान पर है और मेरे खेत में नीलगाय की समस्या है, ये अब मुझे कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसे कस्टमाइज सॉल्यूशंस के लिए एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर क्या होना चाहिए, हम भारत विस्तार करके एआई टूल विकसित करेंगे, बजट ऐसा कह रहा है। की मार्ट्स बनाए जाएंगे, रिटेल स्टोर्स ऐसा समझिए आप, जो महिलाएं चलाएंगी, गांव में सब्जियां बेच सकती हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेच सकती हैं, गेहूं चावल बेच सकती हैं, की मार्ट्स। आई होप यू गॉट दिस। और लास्ट पिलर कि भाई ग्रोथ हुई, सपने भी पूरे हुए, सेकंड कर्तव्य था। दूसरा कर्तव्य भूल ना जाना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है। और जिन पर फोकस करा गया है 4 पिलर्स, फार्मर्स पे खास ध्यान दिया जाएगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, पर प्रोडक्टिविटी प्राइमरी एम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कम खेत से, कम भूमि से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है। इसके लिए केमिकल मत भर देना, इंजेक्शन मत लगा देना सब्जियों को ऑक्सीटोसिन का। वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल तरीके ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। दूसरा पिलर, दिव्यांग्स, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, क्योंकि इस विकास की दौड़ में ऐसा ना हो एक ही तबका आगे बढ़े, तो खास ध्यान दिया जाएगा। इनके लिए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज और ऐसे डिवाइसेस आसानी से उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे ये अपनी बात कम्युनिकेट कर पाए, आर्टिकुलेट कर पाए, आम जीवन में ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन पाए। कि कहीं कोई कलेक्टर है, ऐसा ना कि कोई आईएएस पास करा, वो फिजिकली डिसेबल्ड था और वो अपने टेक्नोलॉजी की कमी के कारण, इतनी एडवांस व्हीलचेयर के ना होने के कारण अपने जॉब प्रोफाइल को ठीक से एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी प्रक्रियाएं बनानी है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि जो दिव्यांग है वो भी मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा का हिस्सा आसानी से बन पाए। जो आप और मैं काम कर सकते हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड लोग भी उतनी ही सुगमता से कर पाए। ये दूसरा पिलर है सबका साथ सबका विकास का इस बजट में। और तीसरा, मेंटल हेल्थ पर फोकस कराया उन्होंने, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहे हैं। मेंटल हेल्थ भारतीय समाज में एक लांछन की तरह देखी जाती है, जो होना नहीं चाहिए।
मेंटल हेल्थ इज एज गुड एज बुखार आना। क्या मेंटल हेल्थ खराब हो गई, जैसे बुखार आ गया तो हम कोई लांछन के तौर पर तो नहीं देखते ना कि बुखार आ गया, अरे इसको बुखार आ गया, ओ माय गॉड, नो, ठीक करते हैं हम। तो अगर इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, विड्रॉल सिम्टम्स, उसको मदद की जरूरत है, उसका इलाज हो सकता है। मेंटल हेल्थ के लिए सरकार ने कहा निम्हंस 2 बनाया जाएगा। अभी एक मेंटल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, निम्हंस 2 बनाने का प्रपोजल है इस बजट में। और लास्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन को टूरिज्म के लिए विकसित करा जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो मेन स्ट्रीम पे ना होकर थोड़े हाशिए पर लोग हैं, उन पर भी बजट ने कहा है ध्यान देंगे। फार्मर्स, दिव्यांग, मेंटल हेल्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन। कुछ आंकड़े देख लेते हैं, बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए हैं हम अपने डिस्कशन के। कुछ आंकड़े देख लेते हैं। इस बजट में सरकार ने कहा है कि फिस्कल डेफिसिट 4.3% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है? तो बात ऐसी है कि भारत सरकार ना आमदनी कम कमाती है और खर्चा ज्यादा करती है। वाकई में आप अचंभित ना हो इस बात से। भारत सरकार लगभग आप मानिए 55 लाख करोड़ रुपए के खर्चे करती है और लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की कमाई करती है। अंतर बैठ रहा है लगभग 20 लाख करोड़ का। वो उधारी लेकर पूरा करती है और ये साल दर साल होता है। ये जो उधारी से खर्चे पूरे करे जा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो हमारी जीडीपी लगभग 350 लाख करोड़ रुपए है। इसका लगभग 4%, करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए हम मतलब भारत सरकार उधारी लेकर अपने खर्चे पूरे करेगी। जितने रुपए की उधारी ली उसी को मैंने यहाँ परसेंटेज में लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी। इसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। इस बजट में क्या एंटिसिपेशन दिया है फिस्कल डेफिसिट का। डेट टू जीडीपी रेशो, भारत सरकार की टोटल कम्युलेटिव उधारियां मतलब ऐसे समझो, इस साल 20 लाख करोड़ का उधार लिया, पिछले साल 16 लाख करोड़ का उधार लिया, वो भी चुकाना बाकी है, उसके पिछले साल 15 लाख करोड़ का उधार लिया। तो ऐसे जोड़ कर टोटल सर पर ब्याज और मूल कितना चढ़ गया है? वो है लगभग 55% ऑफ जीडीपी। इस साल टोटल देनदारियां जो सर पर चढ़ी हुई रहेंगी वो जीडीपी का 55% रहेगा, 55.6% ऑफ जीडीपी। टोटल खर्चे मैंने आपको बताया राउंड फिगर में 55 लाख करोड़, एग्जैक्ट फिगर है 53 लाख करोड़। इस कारण से लगभग 17 लाख करोड़ की उधारियां भारत सरकार लेगी। और जो भारत सरकार के पास पैसा आएगा, भारत सरकार के पास लगभग टैक्स के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपीस आने वाला है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। 44 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन पूरा अपनी जेब में नहीं रख सकती। एक हिस्सा उसे राज्यों को डिवॉल्व करना पड़ता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है। राज्यों को देने के बाद जो केंद्र सरकार अपने पास पैसा रखेगी उसे हम कहते हैं नेट टैक्स रिसिप्ट्स। ये लगभग 28 लाख करोड़ रुपए होने वाली है। मतलब केंद्र सरकार के पास खर्चा करने योग्य जो आमदनी होगी वो 28 लाख करोड़ रुपए होगी और 15 लाख करोड़ राज्यों को डिवॉल्व कर दिया जाएगा। लास्ट स्लाइड है बस ये हमारी, कि भारत सरकार इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा करने वाली है। टोटल खर्चा तो अभी आपने देखा, टोटल एक्सपेंस वाज 53 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन इसको अगर मैं खोल के देखूं तो 12 लाख करोड़ रुपए से नई संपत्तियां बनाई जाएगी। नया रोड, नया हाईवे, नई मशीनरी, नई बिजली की लाइन, 12 लाख करोड़ रुपए से। बाकी जो बचा लगभग 38 के आसपास, 39 लाख करोड़ रुपीस, इससे क्या होगा? इससे रोजमर्रा के काम चलाए जाएंगे। बिजली का बिल भरना, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरना, रंगाई पुताई कराना, सैलरी देना अपने कर्मचारियों की, ब्याज भरना, ये रोजमर्रा का काम है। मतलब भारत सरकार के जो टोटल खर्चे हैं उसका बड़ा हिस्सा 40 लाख करोड़ के आसपास इज गोइंग इन रोजमर्रा के कामकाज। मात्र 12 लाख करोड़, ये जो ब्लू बार है, इज बीइंग स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब परमानेंट एसेट बढ़ाना पे खर्चा होगा। आप ज्यादा निराश ना हो,
क्योंकि इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चे हैं वो लगातार सरकार बढ़ाती गई है। आप बस ब्लू बार पे फोकस करिएगा। आप देख रहे हैं पहले तो हम कुछ 4 लाख करोड़ करते थे, फिर 5 लाख करोड़, और बढ़ाते बढ़ाते आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12 लाख करोड़ रुपए पर ले आए हैं। तो आई होप यू गॉट the idea of key facts as well as key announcement in this budget. So this was it for the day. If you have any questions, please post in the comments. I would be very happy. Our team would be very happy to reply. Thank you so much.